जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 117 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबा ले, ठीक। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख ले, ठीक। और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, ठीक। और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि एंगस्ट्रम किसका इकाई। देखिए एंगस्ट्रम जो है ये आपको तरंगदैर्घ्य इकाई का है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तरंगदैर्घ्य, ठीक है। देखिए तरंगदैर्घ्य को जो है किससे डिनोट किया जाता है, इसे किया जाता है आपको लैम्ब्डा से डिनोट, ठीक। देखिए एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है। देखिए एक एंगस्ट्रम, देखिए एंगस्ट्रम से ए जीरो से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ए लिखा था ऊपर में थोड़ा सा बिंदु दिया जाता है, ठीक ना। तो एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है आपको, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए, ठीक। इसको सुमेलित करना है। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि जूल। देखिए जूल जो है ये किसका मात्रक है, ठीक। ये जूल जो देखिए जूल है जो ये आपको कार्य का मात्रक हो जाएगा, ठीक। यानी कि ए मिल गया आपको 3 के साथ। देखिए जूल जो है सिर्फ कार्य का ही नहीं मात्रक है। ये देखिए जूल किसका मात्रक, कार्य का भी है। उसके बाद देखिए ये ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है, ठीक ना। अब देखिए एम्पियर, एम्पियर किससे मिलेगा, तो विद्युत धारा से मिलेगा, ठीक। तो है कि वाट, वाट किससे मिलेगा। देखिए वाट मतलब क्या हुआ कि वाट किसका मात्रक है, तो ये वाट है आपको शक्ति का मात्रक, ठीक। शक्ति को ही सामर्थ्य कहते हैं, ठीक। तो ये मिल गया आपको 2 के साथ, ठीक। अब डी में दिया हुआ है बोल्ट, तो बोल्ट किसका मात्रक है, तो बोल्ट है आपको विभवांतर का मात्रक, ठीक। ये सी डी मिल गया 4 के साथ। ई देखिए कैलोरी दिया हुआ है, तो कैलोरी उष्मा का ही मात्रक है, तो ई मिल गया आपको 5 के साथ, ठीक। ये किसके साथ मिल गया, तो 5 के साथ मिल गया, ठीक। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ए का 3, बी का 1, दो का सी का 2, डी का 4 और ई का 5, ठीक। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सोनार, सोनार को हम उपयोग करते हैं किस चीज़ में। देखिए सबसे पहले समझिए कि सोनार का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ठीक। देखिए सोनार जो है इसका उपयोग किया जाता है किसके द्वारा, तो ये आपको नौसंचालक के द्वारा जो है ना, ये महासागर में कोई वस्तु जैसे डूब गया तो वो डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ महासागर है, ठीक। ये महासागर है, महासागर के तल पर जो है ना कोई वस्तु यहाँ डूबा हुआ है, ठीक। देखिए यहाँ देखिए सोनार से जो है ना आपको इसका तरंगदैर्घ्य छोड़ा जाता है। तो इसमें कौन सा तरंगदैर्घ्य छोड़ा जाता है, इसमें छोड़ा जाता है आपको उच्च आवृत्ति का जो है ना प्राश्रव्य तरंग को छोड़ा जाता है, ठीक ना। ये प्राश्रव्य तरंग को छोड़ा जाता है, ठीक ना। जब देखिए इसे छोड़ा जाता है, देखिए जैसे यहाँ ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ वस्तु है, तो यहाँ वस्तु है तो क्या हो जाएगा, ये पुनः रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगा। जितना इंटेंसिटी से जाएगा उससे पता चल जाएगा कि कितना गहराई में, ठीक ना। अगर माना कि यहाँ से यहाँ अगर छोड़ा जाता तो यहाँ पर वस्तु नहीं रहता तो ये वापस ही नहीं जाता, ठीक ना। तो पता चलता है यहाँ पर वस्तु है ही नहीं, ठीक ना। मतलब क्या हुआ कि सोनार का यूज जो है ना महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक ना। और इसमें कौन सा तरंग छोड़ा जाता है, तो ये प्राश्रव्य तरंग छोड़ा जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक पिकोग्राम बराबर होता है किसके। देखिए सबसे पहले समझिए कि पिकोग्राम, ये पिकोग्राम किसका मात्रक है, ठीक। ये देखिए पिकोग्राम जो ये द्रव्यमान का मात्रक है, ठीक ना। द्रव्यमान का जो है छोटा छोटा मात्रक है कुछ कुछ, वो सबको देख लीजिए। देखिए द्रव्यमान मापने का जो है कुछ कुछ लघुत्तम इकाई है, यानी कि लघुत्तम इकाई उस सबको देखना है। तो देखिए इसमें देखिए पहले देखिए मिलीग्राम, मिलीग्राम क्या होता है, जैसे एमजी भी कहते हैं, तो एमजी में भी मापा जाता है द्रव्यमान को, ठीक। ये सब न्यूनतम हो गया, ठीक। मतलब लघुत्तम इकाई हो गया, ठीक। मिलीग्राम हो गया। उसके बाद देखिए कौन है, तो माइक्रोग्राम, कौन है, तो माइक्रोग्राम हो गया, नैनोग्राम हो गया, नैनोग्राम, ठीक। पिकोग्राम, यही पिकोग्राम क्वेश्चन में पूछा है हमसे, पिकोग्राम, फेम्टोग्राम, ये सब क्या है आपको, तो द्रव्यमान मापने का जो है लघुत्तम इकाई है, ठीक। फेम्टोग्राम, ठीक नहीं। यहाँ हमसे क्या पूछा है कि एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है। देखिए अब देखिए एक पिकोग्राम बराबर जो होता है आपको, एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है, तो ये होता है आपको 10⁻⁻12 ग्राम होता है, ठीक। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसको किस इकाई में मापा जाता है, किस यूनिट में मापा जाता है, ठीक ना। ऐसे देखिए दबाव को जो है मुख्य रूप से किस द्वारा मापा जाता है, तो ये पास्कल के द्वारा मापा जाता है दाब को, ठीक ना। पास्कल इसका मेन यूनिट है, ठीक ना, पास्कल, ठीक, इसका यूनिट है, ठीक ना। लेकिन जो है ये पारिस्थितिकी दाब जो है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसे जो है ना बार में भी डिनोट किया जाता है, ठीक ना। इसे किसके द्वारा, तो बार के द्वारा भी डिनोट किया जाता है, ठीक। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बार, ठीक। अब देखिए बार, बार का देखिए एक बार बराबर कितना पास्कल होता है, तो एक बार बराबर होता है आपको 10⁵
पास्कल होता है, ठीक नहीं। इसी पास्कल को जो है क्या कहा जाता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आपको न्यूटन ने किए थे, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है। अब समझिए कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है तो वो है क्या वो नियम, ठीक। देखिए जैसे देखिए कोई वस्तु है, ठीक नहीं, दो वस्तु है, यहाँ देखिए एक वस्तु ए है, ये दूसरा वस्तु ये है, ठीक। देखिए पहला वस्तु जो है इसका द्रव्यमान क्या है आपको, तो m1 है, दूसरा वस्तु इसका द्रव्यमान m2 है, ठीक। अब देखिए ये दोनों के बीच कुछ ना कुछ दूरी है, तो ये दूरी को मान लेते हैं r, ठीक। अब देखिए ये वस्तु जो दोनों वस्तु मौजूद है कुछ ना कुछ बल से एक दूसरे के बीच आकर्षित होता होगा, ठीक ना। इसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये जो आकर्षण बल होता है ये देखिए किसके किसके बराबर होता है, तो ये आकर्षण बल जो होता है इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये F जो होता है ये किसके समानुपाती होता है, तो ये समानुपाती होता है इस दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के, यानी कि F समानुपाती हो जाएगा m1 इंटू m2 के, ठीक। अब देखिए ये व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, देखिए F जो है ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, ये जो दूरी है यानी कि r दूरी यहाँ माने हैं तो उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपात, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती r² हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जब ये दोनों को हम साथ ले चलते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए F समानुपाती का साइन होगा, देखिए ऊपर में m1 m2 बटा नीचे में क्या आ जाएगा r² आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए जब हम इसको इस समानुपाती को हम हटाते हैं तो उसको हटाने के लिए कांस्टेंट को डालना होता है, ठीक। तो कांस्टेंट को डालेंगे तो F बराबर देखिए यहाँ कांस्टेंट के रूप में क्या डलाएगा, तो ये G डलाएगा, ठीक नहीं। यहाँ G क्या है, तो ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, ठीक ना। तो G m1 m2 बटा r², ठीक नहीं। ये हो गया आपको गुरुत्वाकर्षण निकालने का फार्मूला, ठीक है। यही है आपको सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम भी यही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, ठीक है। देखिए चंद्रमा पर जो वायुमंडल नहीं है इसका मुख्य कारण क्या है कि उसका पलायन वेग पर वो निर्भर करता है, ठीक। देखिए जैसे पृथ्वी पर वायुमंडल है तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं क्या क्यों है यहाँ पर वायुमंडल, ठीक। देखिए पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक ना। अब देखिए चंद्रमा का जो होता है आपको पलायन वेग वो कितना होता है, तो 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको वायु, जैसे देखिए यहाँ पर कोई भी वायु का गति कर रहा है यहाँ पर पृथ्वी पर, ठीक। तो वायु गति कर रहा है तो मतलब उसका गति जो है हमेशा 11.2 किलोमीटर से कम ही रहता है, ठीक ना। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वायु क्या हो जाएगा, आपको वायुमंडल को छोड़ के बाहर चला जाएगा, ठीक ना। उसका मतलब कि यहाँ पर ही वायुमंडल नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन जो है चंद्रमा पर का पलायन वेग कितना है, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे वायु तो गति सेम ही रहेगा, यहाँ चाहे वहाँ रहे कहीं पर भी रहे, तो यहाँ पर जो वायु गति सेम रहता है तो ये जो है ना आपको इस पलायन वेग से अधिक हो जाता है, ठीक ना। तो ये पलायन वेग से अधिक हो जाता है तो ये वायु का अणु जो है ना अपना इसका जो चंद्रमा का पलायन क्षेत्र है उसको छोड़ करके अपना चला जाता है, तो वहाँ पर वायुमंडल इसी कारण से उपस्थित नहीं रहता है, ठीक ना। तो देखिए ये बात किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि यह पृथ्वी के निकट है, नहीं ये तो गलत है। बी है कि यह सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करता है, नहीं ये भी नहीं है। सी है कि यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, परिक्रमा तो करता है लेकिन इसके कारण वायुमंडल नहीं होता है, ठीक ना। डी है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य के वर्ग से कम होता है, ठीक बात है, यही बात तो है कि पलायन वेग कम है तभी तो यह मतलब वायुमंडल वहाँ नहीं है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। देखिए साबुन का बुलबुला जो होता है वो पहले सबसे पहले समझिए कि बनता कैसे, ठीक है। देखिए जैसे साबुन को घोरा जाता है तो इसमें क्या होता है कि बुलबुला बन जाता है, कि बुलबुला ही बनता है तो ये जो है ना आपको पृष्ठ तनाव के कारण बनता है, ठीक ना। ये जो है हमेशा जो है कम क्षेत्र घेरने का कोशिश करते रहता है, ठीक ना। ये हमेशा कम क्षेत्र छोड़ता है, ठीक ना। और जो कम क्षेत्र छोड़ता है तो इसमें क्या होता है कि जो इसका अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाता है आपको, तो अधिक हो जाता है। वायुमंडल के जो दाब है उससे अधिक होता है। यहाँ हमसे यही बात पूछा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि वायुमंडल के दाब से अधिक होता है, बी में दिया है वायुमंडल दाब से कम होता है, सी में दिया हुआ है वायुमंडल दाब के बराबर होता है, डी में दिया हुआ है वायुमंडल दाब से आधा होता है, ठीक ना। यहाँ क्या होता है, तो वायुमंडल दाब से अधिक ना होता है उसका दाब, ठीक। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकल जाती है, ठीक। तो इसका मुख्य कारण क्या है, ठीक। देखिए जैसे हम हवाई जहाज से यात्रा करने से पहले क्या होते हैं कि पृथ्वी पर होते हैं, ठीक। तो पृथ्वी पर ही हम पेन को रखे होते हैं, ठीक ना। पृथ्वी की अपेक्षा पृथ्वी के अनुसार उस पेन के अंदर प्रेशर बनाया गया है, ठीक ना। लेकिन जब हम इसको लेकर के ऊपर जाते हैं तो ऊपर जैसे हवाई जहाज में उड़े तो कुछ न कुछ इस तल से ऊपर जाएंगे, पृथ्वी तल से तो ऊपर यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर क्या होता है कि नीचे में जो दाब है उस दाब से जो है ना ऊपर में जो दाब हो जाता है वहाँ पर दाब जो है ना आपको
आपको कम हो जाता है, ठीक। मतलब अधिक ऊंचाई पर जाएंगे ना तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको दाब कम हो जाएगा, ठीक ना। वहाँ पर दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक ना। और दाब कम हो गया वायुमंडल का, वहाँ का वायुमंडल का दाब कम हो गया, ठीक ना। लेकिन ये जो पैन में जो दाब भरा गया वो तो पृथ्वी के अनुसार भरा गया, ठीक ना। तो यहाँ पर तो पैन का दाब वही रहेगा, ठीक ना। तो पैन अपना प्रेशर लगाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बाहर फेंक देता है, ठीक ना। तो इसी कारण से फेंक जाता है, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर जाने पर वायुमंडल में दाब की कमी हुआ, इसी कारण से फेंक दिया, ठीक। ये देखिए किस ऑप्शन दिया है, ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि वायुदाब में कमी होने के कारण, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, ठीक ना। यानी कि समुद्र में पलवन करना मतलब क्या हुआ, तैर रहा है, ठीक ना। कोई बर्फ तैर रहा है समुद्र के ऊपर, तो इसका जो है कितना भाग ऊपर रहेगा, तो समुद्र से जो है सतह से ऊपर 1/9 भाग रहता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कथन ए और कथन आर दिया हुआ है। देखिए कथन ए को पढ़ते हैं। कथन ए में क्या कहा है कि जब कोई जहाज नदी से गिरकर निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, ठीक बात है। ये देखिए कोई जहाज है, ये नदी में भी चल रहा है, ठीक ना। नदी में जब चल रहा है तो उस टाइम जितना है, अब जब इसे सागर में प्रवेश करा थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ठीक है। अब बी में आर में कहा है कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, ठीक बात है। देखिए सागर के जल का घनत्व जो है ये आपको नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, ठीक ना। तभी तो ये तैरने के लिए थोड़ा ऊपर उठ जाता है, ठीक ना। तो इसका देखिए ये भी सही है और ये भी सही है। और देखिए ये जो है आर आपको एक व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि देखिए घनत्व के कारण ही तो ये ऊपर उठता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये व्याख्या भी कर दिया, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है किस कारण से, ठीक। देखिए समुद्र जो नीला प्रतीत होता है वो इस कारण से होता है, देखिए जो नीला प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्घ्य जो है ना आपको कम होता है, ठीक ना। बैंगनी के बाद जो तरंग दैर्घ्य होता है वो नीला का ही होता है, ठीक ना। उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, तो इसी कारण से यह प्रकीर्णित भी अधिक हो जाता है, ठीक ना। प्रकीर्णित अधिक होता है तो इसी कारण समुद्र का रंग नीला दिखता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि आकाश का जो रंग नीला है उसका भी परावर्तन के कारण भी दिखता है, ठीक। तो देखिए ये बात किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, ठीक। देखिए मनुष्य का जो आंख है उसमें प्रतिबिंब वस्तु का कहाँ पर, जैसे कोई वस्तु को मनुष्य देखा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो बनता है आपको दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर बनता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि शीशे की छड़, शीशे की कोई छड़ है, ठीक। ये शीशे की छड़ है, ठीक है। छड़ को भाप में रखी जाती है, यानी कि भाप में रखें यानी कि उस पर हम टेम्परेचर देने की तरह समझिए कि भाप का एरिया है, ठीक। इसमें हमने रख दिया, ठीक। तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। लंबाई तो बढ़ेगा ही और साथ ही साथ इसका चौड़ाई भी बढ़ेगा, क्योंकि देखिए भाप में जाएगा यानी कि इस पर टेम्परेचर बनेगा तो ये क्या होगा, पिघलने की कोशिश करेगा। तो लंबाई के साथ साथ क्या होगा, इसका चौड़ाई भी बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि इसका त्रिज्या भी बढ़ेगा, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए वस्तु की चौड़ाई क्या होती है, तो बढ़ती है। तो इसका उत्तर किस ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, बढ़ती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, ठीक है। देखिए मिट्टी के घड़े में जब हमको जल को रखते हैं तो जल क्या होता है, आपको ठंडा रहता है, ठीक है। तो किस कारण से होता है, देखिए जैसे मिट्टी का घड़ा ये है, ठीक। ये मिट्टी का घड़ा हो गया, ठीक। ये देखिए मिट्टी घड़ा है, तो मिट्टी का घड़ा में क्या होता है, जब यहाँ पानी भर दिया जाता है तो कि इसमें जो है ना इसके सतह पर जो है ना आपको असंख्य छेद होता है, ठीक। मतलब छोटा छोटा छेद बहुत है जो कि दिखता नहीं है, ठीक ना। इस छोटा छोटा छेद से जो है ना आपको पानी जो अंदर में है वो आपको रिश्ते रहता है, ठीक ना। और रिश्ते रहता है जो जो इस सतह है, सतह पर टिका रहता है, ठीक ना। और इस सतह पर जो टिका रहता है तो वायुमंडल में कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के कारण क्या होता है, ये जल हो वाष्पित हो जाता है, ठीक ना। और वाष्पित हो जाता है और इसी कारण से जो है अंदर तक जो है ये टेम्परेचर पहुँच नहीं पाता, ठीक ना। पुनः ये अंदर का बाहर आ जाता है, ठीक ना। तो इसी कारण ये पानी इसमें ठंडा रहता है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मुख्य रूप से वाष्पीकरण के कारण ठंडा हुआ, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी से भरा डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती क्यों। देखिए पानी से भरा हुआ एक बोतल, ठीक। ये बोतल है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक। देखिए पूरा एकदम फुल भरा हुआ है ऊपर तक, ठीक। और जब देखिए इसमें इसको जब हम जमा देते हैं फ्रिज में धर करके तो जमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बोतल फट जाता है, ठीक ना। इसी यही क्रिया किस में होता है कि जैसे देखिए जहाँ बर्फीली जगह है वहाँ पर जो पाइप में पानी जाता है तो पाइप भी फट जाता है, ठीक ना। मतलब दोनों में सेम क्रिया होता है, ठीक ना। यहाँ बोतल ले लिया, यहाँ पाइप ले लिया, ठीक। बस इतना ही सिर्फ अंतर है, ठीक। देखिए जब जमता है, देखिए पानी का एक गुण होता है कि जब वो जमता है ना तो उसका क्या होता है, आपको आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। तो आयतन बढ़ेगा तो उतना जगह है, जितना जगह था हम तो जगह उसको छोड़े नहीं है, तो वो जगह को पूरा फुल पहले से था, जो आयतन बढ़ा तो वो कहाँ जाएगा, तो फाड़ेगा ही, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आयतन जमने से ना उसका आयतन बढ़ गया, इसी कारण से फाड़ा है, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है
कि आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित की जाती है, ठीक ना। देखिए आलू का चिप्स जो होता है, चिप्स खाते होंगे आप लोग, तो चिप्स में क्या रहता है कि एक प्लास्टिक का थैला रहता है, ठीक ना, इसमें आपको बड़ा रहता है, ठीक ना, प्लास्टिक का जो रहता है पन्नी उसमें ये रखा रहता है, ठीक ना। और देखिए उसमें क्या रहता है कि उसमें कुछ ना कुछ गैस भरा रहता है, ठीक ना। जितना रहता है आपको चिप्स, तो उससे ज़्यादा जो है ना आपको गैस नहीं भरा रहता है, ठीक ना। तो गैस ये क्यों भरा जाता है? देखिए गैस जो है आपको, ये कौन सा गैस भरा रहता है, तो ये आपको नाइट्रोजन भरा रहता है, ठीक ना। तो नाइट्रोजन इसी कारण से भरते हैं कि अगर ये उसमें हम कोई दूसरा गैस भर देते हैं, जैसे वायुमंडल वाला ही गैस भर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि ये चिप्स जो है ना आपको ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके जो है चिप्स आपको ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, ठीक ना। और ये नाइट्रोजन क्या है कि कम प्रतिक्रियाशील है, ठीक ना। तो इसी कारण से ये ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है, ठीक। और हमारा ये चिप्स क्या रहता है आपको सुरक्षित रखा रहता है अंदर में, ठीक। तो इसी कारण से इसको रखते हैं चिप्स के प्लास्टिक के थैले में। किस में संकुलित करते हैं? तो इसमें नाइट्रोजन के वातावरण में करते हैं, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पलवमान जीन यानी जिसे क्या कहते हैं आपको जंपिंग जीन, इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए इसके सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? तो ये किए थे आपको बारबरा मैक्लीटॉन्क ने किए थे, ठीक ना। तो इसका किस ऑप्शन दिया? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बारबरा मैक्लीटॉन्क, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? कि मानव शरीर में जो पाचन होता है ये सबसे पहले मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो है सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ पर होता है? तो ये छोटी आंत में जो है सबसे ज़्यादा पाचन होता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? देखिए पित्त जो होता है यानी कि बाइल जूस, इसका निर्माण जो होता है आपको लीवर में होता है, ठीक ना। और पूछेगा कि इसका स्टोर कहाँ पर होता है, तो ये होता है आपको पित्ताशय यानी कि पित्ताशय की थैली में होता है, ठीक। तो यहाँ से क्या पूछा है कि निर्माण के बारे में पूछा है, तो निर्माण कहाँ हुआ? तो यकृत में होगा, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक। अब देखते कौन सुमेलित है, तभी नहीं पता चलेगा कौन सुमेलित नहीं है, ठीक। ए में दिया है कि नियासिन, देखिए नियासिन जो है इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है, ये सही है। बी में दिया थायमिन, थायमिन की कमी से बेरी, ये भी सही है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, ये भी सही है, ठीक ना। अब देखिए विटामिन के है, तो विटामिन के की कमी से जो है बांधेपन नहीं होता, ये गलत है, ठीक ना। विटामिन के की कमी से क्या होता है कि थक्का खून का नहीं जमता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि खून का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। लेकिन बांधेपन किसके कमी से होता है? तो ये बांधेपन होता है आपको विटामिन ई के कमी से, ठीक। चलिए तो यही आपको सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? देखिए जल अपघटन जिसे इंग्लिश में हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक ना। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि ऊर्जा जो है ना आपको जल में अपघटन करते हैं, मतलब जब एसिड इसमें मिलाते हैं तो इसमें जल का अपघटन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? उष्मा निकलता है कुछ ना कुछ, तो इसका ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? तो उष्मा के रूप में उत्पन्न होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि माइका क्या है? देखिए माइका जो है ये आपको उष्मा का चालक है तथा ये विद्युत का कुचालक है, ठीक। तो ये किस ऑप्शन में दिया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। माइका क्या है? उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस में से कौन कथन है जो कि सही है? ए में जो है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है द्रव सोडियम का शीतलक के रूप में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ किसका होता है? तो ये D2O का होता है, यानी कि डिटोरियम ऑक्साइड का प्रयोग होता है, तो इसका मतलब ये कथन गलत है, ठीक। बी में जो है कि कैल्शियम कार्बोनेट दांत पेस्ट का एक अवयव है, कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है दांत का जो पेस्ट बनता है कोलगेट, उसका एक अवयव है। हाँ ये बात सही है, ठीक है। ये हमसे सही ही पूछा है तो सही यही हो जाएगा इसको तरफ से भी, ठीक ना। अब सी नंबर में देख लीजिए कि बारदो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना मिला होता है, नहीं ये गलत है। देखिए बारदो मिश्रण जो है आपको क्या क्या मिला रहता है? तो ये आपको बारदो मिश्रण है जिसमें आपको कॉपर सल्फेट और आपको चूना मिला जाता है, ठीक है। कि कॉपर सल्फेट और ये अनबुझा चूना यानी कि बिना बुझा हुआ चूना को इसमें मिलाया जाता है, ठीक है। और जो बारदो मिश्रण होता है इसका यूज क्या है? तो ये आपको कवक नाश, मतलब ये कवक को नाश करता है, ठीक है। मतलब ये भी गलत है, ठीक। डी में जो है कि यशद सम्मिश्रण का प्रयोग दंत पूरक धातु के रूप में कहते हैं, नहीं ये गलत है। देखिए यशद लेपन जो किया जाता है ये आपको धातु को संक्षारण होने से बचाने के लिए किया, जैसे लोहा को जो है उस पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है तो उसे ही यशद लेपन कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि लोहा के संक्षारण के लिए किया जाता है, ठीक। तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। ये आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड PDF पर अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर एक डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें सारा वीडियो अभी तक जितना भी वीडियो हुआ है साइंस का सेट, तो उसमें सारा वीडियो सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने का धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक।